जो है स्फिंक्टर टोन जो है टोन उसकी वो भी बेटर हो सके। अगर टोन आपकी स्फिंक्टर्स की ठीक होगी तो उससे आपका गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स भी नहीं हो रहा होता, ठीक है। और वो जो गैस बिल्डअप हुई होती है स्टमक में, रिलीफ करवा रहा होता है। तो उससे बेल्चिंग हो रही होती है ना, जो बिल्डअप होती है गैस, तो ये सारे काम करवा रहा होता है मेटक्लोप्रोमाइड। तो इसलिए हमने ये देना है। और आपको पता है डायबिटीज के लिए भी आपने मेटक्लोप्रोमाइड ही देना होता है। मोनोफाइबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन पोस्टमार्टम थ्रोम्बस। अच्छा, चिकन फैट, हम जो चिकन लेने जा रहे होते हैं वो मडी होती हैं, तो उनको पोस्टमार्टम करके आप लोगों को दे रहे होते हैं सारा कुछ निकाल निकुल के। अच्छा, अगर आपका प्री मॉर्टम आ जाए तो उसमें लाइन ऑफ जहन होती हैं, और अगर पोस्ट आता है उसमें आपका चिकन फैट पेयर्स होती है। आगे एमएचसी फंक्शन इज इम्यून रिकॉग्निशन। अच्छा, एमएचसी आपका जो है ना ये करता है, आइडेंटिफाई करता है और फिर करता है उसको पैथोजन को, मतलब कि रिस्पॉन्ड जो है उसके खिलाफ, मतलब कि ये हेल्प कर रहा होता है ना। ये सिर्फ आइडेंटिफाई करता है और एक्टिवेट करता है उसके रिस्पॉन्स को पैथोजन के इम्यून सिस्टम के। तो आपको पता है ये MHC1 जो है, फिर आपका CD8 के साथ वो फंक्शन उसका, और जो 2 होता है उसका 4 के साथ होता है। तो फिर ये इस तरह से जो है ना इम्यून रिएक्शन सारा स्टार्ट हो जाता है। तो इसका मेन फंक्शन सबसे पहले होता है पैथोजन को आइडेंटिफाई करना, तो इम्यून रिकॉग्निशन। 107 है 45-year-old man with a long history of alcoholism present with severe epigastric pain, nausea, vomiting, fever and increase in serum amylase। या वो pancreatitis है। अच्छा acute pancreatitis superimposed on chronic pancreatitis was made in this condition which of the following type of necrosis। ये आपकी enzymatic fat necrosis होती है। फैट नेक्रोसिस होती है इसमें। अच्छा, पेरिसाइट्स आर प्रेजेंट इन स्मॉल ब्लड वेसल्स। अच्छा, पेरिसाइड्स जो है ना आपके स्मॉल ब्लड वेसल्स में होते हैं, कैपिलरीज वगैरह में होते हैं। और ये जो आपके ब्लड वेसल्स बना रही होते हैं पेरिसाइड्स आपके जो हैं। तो एक तो ये उस पेरिसाइड्स होते हैं, और एक इसका मतलब ये तो आप इतना ही इसका एमसीक्यू है कि स्मॉल ब्लड वेसल्स बना रही होती हैं, उनमें प्रेजेंट होते हैं पेरिसाइड्स। और मोस्टली जो है कैपिलरीज वगैरह में। तो इसका एक क्वेश्चन आता है कि जो आपका ब्लड ब्रेन बैरियर है वो किससे बनता है ना, तो वो आपके पेरिसाइड्स से बनता है। एंडोथीलियम, जो कैपिलरी एंडोथीलियम है और पेरिसाइड्स है ना, वो आपका जो है ब्लड ब्रेन बैरियर भी बना रही होती हैं। तो इस पेरिसाइड्स को उधर भी क्वेश्चन आ जाता है। वैसे ही जो ये प्रेजेंट होती है स्मॉल ब्लड वेसल्स में आपकी। 109 है इन न्यूनेट स्पाइनल कॉर्ड एंड एट न्यूनेट में जो L3 पे होती है और अडल्ट में L1 पे होती है। Adult spinal cord ends at the level of lower border of L1 and subarachnoid space at S2. In child, spinal cord ends at L3 vertebra। अच्छा, L3 के ना अपर बॉर्डर पे होती है, ठीक है। तो अगर L3 का ऑप्शन ना हो, और वहाँ पे क्या ऑप्शन था, हाँ, अगर अपर बॉर्डर ऑफ L3 ना हो तो दूसरा ऑप्शन उनका होता है कि लोअर बॉर्डर ऑफ L2। तो आपने फिर वो चूज कर लेना है, ठीक है। L3 का ऑप्शन हो तो लोअर बॉर्डर ऑफ L2, अदरवाइज तो अपर बॉर्डर ऑफ L3 होती है। अच्छा, EEG ऑफ अ मैन विद रिलैक्स माइंड एंड आइज क्लोज्ड शो विच ऑफ EEG वेव फॉर्म। अच्छा, ये आपका जो वो मैन है वो एट रेस्ट है, तो उसमें अल्फा वेव्स होती हैं, ठीक है। अगर आपका माइंड रिलैक्स नहीं होता, बिजी ब्रेन होता है कोई, मतलब कि मैथ सॉल्विंग और इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो फिर बीटा वेव्स आती हैं। अगर फ्रस्ट्रेटेड और स्ट्रेसफुल होता है तो आपकी थीटा वेव्स आती हैं, और डेल्टा आपके डीप स्लीप और बच्चों में आती हैं, ठीक है। 111 है अलॉन्ग विद रिसेप्टर्स पेन रिसेप्टर्स आर आल्सो स्टिमुलेशन ऑफ। अच्छा, वैसे तो आपके जो है कोल्ड और वार्म के लिए जो है थर्मो रिसेप्टर्स, फ्रीजिंग कोल्ड और वार्म इतना बर्निंग, जितना बर्निंग इंजरी कर सके इतना वार्म हो। नॉर्मल टेम्परेचर उसका दिया होता है 48 या 52 इस तरह से। तो वो आपके पेन में चले जाते हैं, ठीक है। फिर वो आपके पेन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देते हैं, फिर वो आपकी इंजरी कर रहे होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा कोल्ड और बहुत ज़्यादा वार्म है तो आपके पेन रिसेप्टर्स भी जो है एक्टिवेट हो जाते हैं। 112 है फीमेल गेम विद स्किज़ोफ्रेनिया फिनोथायाजीन फॉर दिस नाउ प्रेजेंटेड विद मिल्की डिस्चार्ज फ्रॉम निपल्स वर्स द। ये वही कॉन्सेप्ट है जो हमने पहले भी किया था डोपामिन और प्रोलैक्टिन का। स्किज़ोफ्रेनिया है उसका मतलब उसका डोपामिन इंक्रीज्ड है बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से स्किज़ोफ्रेनिया होता है। तो हमने उसको फिनोथायाजीन दे दी उसका डोपामिन कम करने के लिए, ठीक है। डोपामिन कम हो गया तो जाहिर है डोपामिन आपके प्रोलैक्टिन को कम कर रहा होता है, तो प्रोलैक्टिन फिर कम नहीं होगा क्योंकि उसका इनहिबिटरी फैक्टर कम हो गया। तो प्रोलैक्टिन इंक्रीज हो जाएगा आपका, ठीक है। तो प्रोलैक्टिन इंक्रीज होगा तो पेशेंट को मिल्की डिस्चार्ज फ्रॉम निपल का ड्रग इंड्यूस्ड हो गया। ड्रग की हिस्ट्री दी हुई है तो ये आपका
इंड्यूस हो गया। और ये जो प्रोलैक्टिनोमा होता है ये आपका आई थिंक ड्रग इंड्यूस जो है वो 1000 से कम होता है। इस तरह की नसीम शेरजाद में ना वो दी हुई है, इसकी वैल्यूज दी हुई हैं, तो आपका ड्रग इंड्यूस हो जाता है। अच्छा, 113 है लॉस ऑफ 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन फाइन टच एंड वाइब्रेशन इन द लेफ्ट लोअर लिम्स। अच्छा, एक तो आपकी ये डीसीएमएल साइंस दी हुई है, साथ आपकी लोअर लिम्ब दी हुई है। द रीजन एट ब्रेन अफेक्टेड वुड बी। अच्छा, ये फेसिकुलस, ग्रेसिलस और क्यूनिएटस ना आपके डीसीएमएल के होते हैं। और दूसरा अगर लोअर लिम्ब दी हो तो ग्रेसिलस और क्यूनिएटस। ग्रेसिलस को आप इस तरह रखो, ग्रेसफुल लेग्स, ठीक है। तो ग्रेसफुल लेग्स, तो ग्रेसिलस इज फॉर लोअर लिम्ब। अच्छा, व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज टू मेजर कार्डियक आउटपुट। ये व्हीटस्टोन जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को या उसमें कितनी रेजिस्टेंस आ रही है फ्लो में, उसको मेजर कर रहा होता है, ठीक है। तो इसी तरह से लेकिन इसमें जो कार्डियक आउटपुट को भी मेजर करते हैं तो उसमें इसको कहते हैं इम्पीडेंस कार्डियोग्राफी, ठीक है। थोड़ी सी कितनी रेजिस्टेंस आ रही है, जो भी आपको पता, सारी इम्पल्स जनरेट हो रही होती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, तो ये सेम मेथड आप उसके लिए यूज कर रहे होते हो कार्डियोग्राफी के लिए, तो उसको कहते हैं इम्पीडेंस कार्डियोग्राफी, रेजिस्टेंस कार्डियोग्राफी, इम्पीडेंस कार्डियोग्राफी। तो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज जो है कार्डिक आउटपुट के लिए भी यूज होता है। बेसिकली ये जो है इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस को कर रहा होता है मेजर। 115 या 13 ईयर ओल्ड presented to hospital department with acute severe asthma having severe bronchoconstriction. The most appropriate immediate treatment is inhaled albuterol. अच्छा, ठीक है, इसमें जो है ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन है और उसको वो, अच्छा इसमें ना आप सबसे पहले जो आपका एल्ब्यूटेरोल है ना वही देते हो, अगर कोई और साथ उसके डिजीज या कुछ कंट्रा इंडिकेशन वगैरह कुछ भी नहीं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो ब्रोंकोडायलेटर है ना वो आपका है, ठीक है। ये आपका बीटा टू वाटर एनर्जी को, तो आपको पता है लंग्स में आपके बीटा टू आपके स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर रहे होते हैं अगर उनको स्टिमुलेट किया जाए। तो एल्ब्यूटेरोल इनहेल्ड देते हैं क्योंकि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रोंकोडायलेटर है, ठीक है। सबसे पहले आप इसी से स्टार्ट करते हो। डॉक्टर आलिया, यस। ये एक प्रीवियस एमसीक्यू मैंने पढ़ा था जिसमें जो इमीडिएट ट्रीटमेंट में उन्होंने कहा था कि हम जो है ना कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे, तो फिर हमने इसको क्यों नहीं प्रेफर? सबसे पहले स्टीरॉयड तो नहीं देते ना, जब भी अगर एक्यूट सा। मैम एक्यूट केस में स्टेप वाइज होता है, हाँ हाँ। उसमें भी लैबा लैबा देन आप करते हो। और ये आईवी स्टेरॉइड्स का ना लेवल होता है, आप उसको अगर वो कितनी एपिसोड होती हैं और वो सेटल ना हो रहा हो, फिर जाके ना आप वो कर रहे हो। तो स्टेरॉइड्स सबसे पहले नहीं देती, आप इनहेल एल्ब्यूटेरोल देते हो या वो जो सेल्ब्यूटेरोल वगैरह, वो सारा इनहेल जो है ना उसको आप देके उसको नेबुलाइज वगैरह करवा रहे होते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टेरॉइड से नहीं स्टार्ट करना। वैसे एक एमसीक्यू था जिसमें उसको आई थिंक बीटा ब्लॉकर से उसको वो नॉन रिस्पॉन्सिव था, तो फिर हमने उसको कोई और मेडिकेशन, थोड़ी डिफरेंट वो है। वो शायद कोई एमसीक्यू उसकी स्टैम्प इस तरह की थी कि एक बच्चे का सिनेरियो था जिसमें वो रेजिस्टेंट हो जाता है बच्चों से या कुछ इस तरह हम्म, का था, तो फिर हाँ जी। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं। हाँ, उस वो भी एमसीक्यू, उसकी भी स्टेम चेंज है, वो भी है, ठीक है। अभी एक और भी आगे आएगा इस तरह का। अच्छा, मैं खैर ये इसमें थोड़ा-सा बता दूँ जी डॉक्टर जी। आलिया, इनका जो क्वेश्चन क्वेरी क्लियर करती हूँ, कि हम्म जो भी बच्चों में जब भी कोई एक्यूट अस्थमा के साथ आपके पास ईआर में आता है, तो आपने सबसे पहले उसको इनहेल बीटा 2 एगोनिस्ट और सल्ब्यूटामॉल और एल्ब्यूटेनॉल से नेबुलाइज 3 टाइम्स हम उसको नेबुलाइज करते हैं 10 मिनट्स अपार्ट। इफ द चाइल्ड इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, फिर आप आईवी स्टेरॉइड लगाते हैं। यहाँ पर भी इनहेल्ड स्टेरॉइड अभी भी नहीं देते हैं हम। ओके, थैंक यू डॉक्टर आयशा। अच्छा, वहाँ 116। वहाँ पे यस वाकई यस। कोई आईवी स्टेरॉइड ही लिखा हुआ था, तब यहाँ पे इनहेल्ड है, वहाँ पे हाँ आईवी जी, था आएगी था, ऑप्शन में। बिल्कुल है, एक स्टेम आएगी 17 में आएगी आई थिंक। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 116। Process is lost during the carcinogenic activity. The following factor has anti-apoptotic. अच्छा, इसमें BCL1 लिखा हुआ है तो आपने याद रखना, BCL1 नहीं होता, BCL2 होता है, BCLXL होता है और ML होता है। और इसमें बाकी ऑप्शन ठीक नहीं है, इसमें से BAK और BAX2 apoptotic है। अच्छा, 117 है फ्लुएंट नॉनसेंस स्पीच, ये आपका वर्निकी एरिया है। ब्रोकाज एरिया में आपकी जो है नॉन फ्लुएंट स्पीच होती है, एरिया उसका 44-45 है। वर्निकी आपका सेंसरी है, जिसमें फ्लुएंट स्पीच होती है और नॉनसेंस स्पीच होती है, इसका एरिया 22 है। ग्लोबल में जो है दोनों ही आपके दोनों ही डैमेज होते हैं, वर्निकी एंड ब्रोकिया। और एनोमिक में जो आपका ये डोमिनेंट होता है, इसमें माइल्ड फ्लुएंट होता है और फेलियर ऑफ वर्ल्ड रिट्राइवल होता है और एंगुलर गायरस। अच्छा, 118 है कॉर्पस क्लोजम कंटेन विच फाइबर, क्लोजम में कमिश्रल फाइबर्स होते हैं और इंटरनल कैप्सूल में आपके होते हैं। ये इन दोनों फाइबर्स का एमसीक्यू आता है।
कॉर्पस क्लोजम का याद रख लो ट्रिपल सी, कॉर्पस क्लोजम कमिश्रर्स। और इंटरनल कैप्सूल प्रोजेक्टिंग फाइबर्स, इंटरनल कैप्सूल में प्रोजेक्टिंग फाइबर्स जिस तरह होते हैं, आप लोग इसकी वैसे मैंने जब पढ़ रही थी तब पिक्चर देखी थी, अब मैंने नहीं देखी। तो ये प्रोजेक्टिंग फाइबर्स की तरह ही होते हैं, प्रोजेक्टिंग करके पाथवे तो खैर का बड़ा है, बस आप फाइबर्स याद रखो, कॉर्पस क्लोजम का कमिश्रर होता है और इंटरनल कैप्सूल का जो है प्रोजेक्टिंग फाइबर्स होते हैं। 119 एलिवेटर एना इज इनर्वेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पोडेंडल नर्व से जो है आपके मोस्टली मसल्स जो सप्लाई हो रहे होते हैं पोडेंडल नर्व से, और एक्सटर्नल स्फिंक्टर भी जो है इंटरनल पोडेंडल नर्व से ही सप्लाई होता है। तो आपको पता है आपका यूरिनरी और फीकल इनकॉन्टिनेंस में पोडेंडल नर्व ही होती है। इसकी कल रूट वैल्यू आई थी एमसीक्यू में, किसी को याद है? यस, S2S3S4 था। हम्म क्वेश्चन नंबर 120, measure between venous and arterial side when heart stopped। हार्ट स्टॉप का मतलब है कि अलाई में तो मुश्किल होता है मेजर करना, इसका जो प्रेशर होता है वो मेन सिस्टेमिक फीलिंग प्रेशर होता है बिटवीन वेनस एंड आर्टरीज। जब हार्ट स्टॉप हो जाएगी आपकी जो लार्ज वेसल्स होते हैं उनको क्लैम करके फिर उनका फीलिंग प्रेशर देख, मेन सिस्टेमिक फीलिंग प्रेशर मेजर्ड everywhere in the systemic circulation after blood flow has been stopped or clamping the large blood vessels at the heart, so the pressure in the systemic circulation can be measured independently from those only as circulation. The mean systemic pressure, although almost impossible to measure in the living animal, is the important pressure in its return. Local cell response to action potential is increased amplitude with increased stimulus. एक्शन पोटेंशियल का एक होता है ऑल और नन, ठीक है। इसमें ये होता है कि जितना अगर थ्रेशोल्ड के जितना अगर स्टिमुलस नहीं है ना, एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। तो अगर थ्रेशोल्ड से जितने ज़्यादा आपके नर्व इम्पल्स आते हैं, जितना ज़्यादा आपका स्टिमुलस आता है, उतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होता है। तो इसका बीटा ऑप्शन बेस्ट है। 122 टू है 16। अच्छा, हाइट ऑफ एम्पलीट्यूड के लिए कौन सा आयन होता है? हाइट ऑफ इम्पल्स वाला सोडियम आयन। सोडियम, यस। 122 है 16-year-old girl taking hydrocortisone not tolerated by prednisolone. What should be? She was taking hydrocortisone 20 morning and 10 night। अच्छा, अब थोड़ी सी मैथ आ जाती है। 20 सुबह ले रही है, 10 नाइट पे ले रही है, तो इज इक्वल टू 30 हो गया आपका। और जो इन्होंने ये याद रखने वाली चीज़ है कि 1 mg प्रेडनिसोलोन जो है ना वो 4 mg हाइड्रोकोर्टिसोन होती है, ठीक है। तो फिर किया तो आपका 0.25 आ गया, ठीक है। तो अब 30 डोज लेनी है उसने, तो 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7 mg। 123 a patient was started on therapy of clindamycin and now developed diarrhea, the causative agent is। अच्छा, ये मुझे कोई कंडीशन बताएगा कौन सी है एंड डायरिया? सुडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस। Pseudomyelitis। टाइप करो बाकी। यस, ये आपकी सुडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस है। अच्छा, और मुझे बताएं कि लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक्स वगैरह लेने से जो है ब्लीडिंग टेंडेंसी क्यों इंक्रीज हो जाती है? Decrease vitamin K production. Because यस, vitamin used by the bacteria and the gut। बिल्कुल। उस आप प्रोलॉन्ग देते हो एंटीबायोटिक्स तो जो आपका नॉर्मल फ्लोरा को डिस्टर्ब हो जाता है, और ये सुडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस भी इसीलिए होता है। नॉर्मल फ्लोरा जो है वो आपका जो क्लिस्ट्रीडियम डिफिसाइल है वो, ठीक है, और उसकी वजह से वो सुडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस होता है। और इस तरह से आपको विटामिन के की भी डिक्रीज हो जाते हैं अगर बहुत ज़्यादा और स्पेशली क्लिंडामाइसिन का ही इन्होंने सिनेरियो दिया होता है। तो इसमें जो है ना आपका क्लिस्ट्रीडियम डिफिसाइल होता है जो कि सुडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस। 124 H2 receptor blocker is not for therapeutic value in which condition। अच्छा, मैंने आपको पहले बताया था, एक तो आपका जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम है, ये आपका पीयूडी से डिजीज के साथ एसोसिएटेड था, ये एमसीक्यू था। साथ ही पर आपके स्मिटिडिन वगैरह को नॉन रिस्पॉन्सिव होते हैं, ठीक है। तो एक ही एमसीक्यू होता है इसका। मेटाबोलाइज्ड बाय ग्लूक्रोनिडेशन होता है ये। अच्छा, अब उस दिन हम लोग जब और फेज 2 ना, तो फेज 1 में मैंने आपको रिडक्शन और हाइड्रोलाइसिस ये स्टेप्स होते हैं। फेज हो रही होती है मिथाइलेशन और ग्लूक्रोनिडेशन वगैरह। तो इसमें आपको पता है ग्लूक्रोनिडेशन का जो एंजाइम होता है यूडीपी ट्रांस
ट्रांसफरेंस। अच्छा, जो ग्लूकोरोनिडेशन का एंजाइम होता है वो एंजाइम ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफेरेज, ठीक है। तो ये आपकी जो है एक्सक्रीशन कराता है जो भी आपकी जो भी आपने ड्रग ली होती है उसकी, फिर ताकि उसकी इंक्रीज सोलिबिलिटी करवा देता है, और या कॉन्जुगेशन के थ्रू उसको कैरी स्क्रीन करवाना जो भी ड्रग होती है, ठीक। ये बस इतना वैसे याद करने की जरूरत नहीं। ही एक ऑप्शन आ रहा होता है ग्लूकोरोनिडेशन वाला, और इस दफा सिर्फ उन्होंने जो है ना फेज 1 के वो पूछे हुए थे, ऑक्सीडेशन वाला आया हुआ था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन और हाइड्रोलाइसिस। 126 connection of amygdala and hippocampus mammaloth पिक्चर है कि नहीं? अच्छा, इसकी पिक्चर मैंने वैसे इसकी ना पिक्चर नहीं। अच्छा, जो आपका लिम्बिक सिस्टम के आप लोग भी अगर पिक्चर देखोगे ना तो आपको 131, ठीक है। लिम्बिक सिस्टम के आप देखोगे तो ना उस पर हाईलाइट करके सिर्फ लिम्बिक सिस्टम की उन्होंने वो दी होती है डायग्राम बड़ी अच्छी। कोई भी गूगल कर लें तो उधर एक कर्व सी बनी होती है, तो उधर अमेगडला होता है और पीछे थोड़ी सी बॉडी बड़ी होती है और साथ ही हिप्पोकैम्पस। तो इसका ऑप्शन है ए। 127 इंटरसेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम इन बॉडी इज 28 लीटर, ठीक है। आईसीएफ और इसमें से भी इंटरस्टिशियल 10.5 है और 3.5 आपका जो है वो प्लाज्मा है। प्लाज्मा, हाँ। 128 है पेशेंट विद एक्सरसाइज इंड्यूस एस्मा, ट्रीटमेंट इज इनहेल्ड नेबुलाइजर सैल्ब्यूटामोल। ये वो आ गया ना, इनहेल्ड नेबुलाइजर सैल्ब्यूटामोल। ये आपके एयरवे रेजिस्टेंस को कम कर देता है, ठीक है। और एक्सरसाइज में आपका बीपी वो सॉरी हार्ट रेट वगैरह बड़ा होता है, बीपी, तो ये जो है उसको भी को इंक्रीज नहीं करता, और वैसे ही रेजिस्टेंस को आपके को कम कर देता है। तो आप उसमें सैल्ब्यूटामोल देते हो। 129 एनेस्थेटिक विच इंक्रीज सेरेब्रल ब्लड फ्लो। ये कल वाला ही एमसी वो है, तो थिंग जो आपकी वो सेरेब्रल ब्लड फ्लो को इंक्रीज करती है, क्योंकि वो वेजोडाइलेशन करवाती है, जिसकी वजह से जो है ना आपकी सेरेब्रल ब्लड फ्लो परफ्यूजन इंक्रीज हो जाती है, लेटिक ब्लड फ्लो को डिक्रीज करवाता है। ड्रेनेज ऑफ एक्सटर्नल नोज एंड एंटीरियर पार्ट सबमैंडिबुलर। यूजुअली ना वो इसी का पूछते हैं आपके एक्सटर्नल नोज और एंटीरियर पार्ट ऑफ नेजल कैविटी का, लेकिन एक्सप्लेनेशन में पढ़ लेते हैं। तो अच्छा, इसकी तो सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड। अच्छा, एक्सप्लेनेशन है एक्सटर्नल नोज एंड एंटीरियर नेबुलर लिंक से होती है। पोस्टीरियर नेजल जो है आपकी पोस्टीरियर की रेट्रोफ्रेंजियल लिम्फ नोड एंड जुगलोडाइगैस्ट्रिक नोड्स। अच्छा, रेट्रोफ्रेंजियल का एक और जगह भी आता है, मुझे भूल गया, इसका एक और एमसीक्यू आता है रेट्रोफ्रेंजियल का, तो फिर विल चेक। अच्छा, और जो आपकी रिमेनिंग नेजल कैविटी है वो अपर डीप सर्वाइकल लिम्फ होती है। जीबीई ऑफ वेगस जो है आपकी वो आपका डोर्सल मोटर न्यूक्लियस होता है। इन्होंने फिर एक्सप्लेनेशन दी हुई है, जीवीए एसवीए दोनों सॉलिटेरियस होते हैं। जीवीई जो है आपका डोर्सल मोटर, एसवीई एम्बिगस, और एम्बिगस आपको पता है मेडुला में पड़ा होता है, एमसीक्यू था। और जीएसए जो है स्पाइनल ट्राइजेमिनल। 132 है अबाउट लिगामेंटम टेडिस रेमनेंट ऑफ लेफ्ट अम्बिलिकल वेन। आपको लेफ्ट अम्बिलिकल वेन होती है और राइट और लेफ्ट अम्बिलिकल आर्टरी होती है, और विद इन अ वीक आफ्टर बर्थ जो है ना ओब्लिटरेट करती है, उसकी जगह आपका लिगामेंट। 133 है विच फैक्टर सीज एन इंक्रीज इन रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज। 1/FVC वो इंक्रीज या नॉर्मल रहती है, तो वो इंक्रीज करती है। क्रिसेंटेरिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस टाइप 3। अच्छा, मैंने इसको ना जीपीएन करके याद किया होता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, तो एसएलई में होता है। खैर, इसमें आपका जो है ना ब्लैक्स बनता है, और ये आपका 3 होता है। क्रिसेंटेरिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हाइपरसेंसिटिविटी टाइप 3, एसएलई में भी 3 होती है, और आपके ब्लड और उसके रिलेटेड में 2। 135 है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी एरिथमेटिक ड्रग विल कॉज एंड ऑल्सो। तो जो आपका लोकल, अच्छा, इसका एंटी एरिथमेटिक भी लिखा है, और जो है ना आपका लोकल एनेस्थेटिक भी पूछा होता है। तो ये लाइडोकेन आपका सीनस टॉक्सिसिटी भी कराता है, ये डिजीनेस और एजिटेशन, और लेकिन रिस्पिरेटरी फेलियर भी करवा देते हैं। और एक एमसीक्यू बुपीवाकेन का भी आता है, वो आपका जो है ना सीवीएस टॉक्सिक होता है, कार्डियोवास्कुलर टॉक्सिक होता है।
ठीक है। तो लाइडोकेन जो है ना वो आपके सीनियर्स को अफेक्ट करता है, डिजीनेस और एजिटेशन वगैरह करवा देता है। 136 है, इफ हाइपरबैरिक प्रेशर व्हाट विल इंक्रीज, तो वेपर प्रेशर। अच्छा, इसका ये प्रेशर का मतलब होता है कि जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है, और जो वेपर होता है वो जो आपका एयर में वेपर्स होते हैं, नीचे लिक्विड होता है, और जो वेपर्स बने होते हैं वो कितना एक्सर्ट कर रहे हैं प्रेशर। ठीक है। अब ये लिखा हुआ है अगर आप बाहर से बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहे हो ना लिक्विड के ऊपर, तो वेपर्स ही नहीं बन, तो मतलब वो reduced vapor pressure of liquid by increasing the pressure exerted on surface of liquid। तो फिर जो अच्छा जितना प्रेशर आपका हाइपर होगा ना लिक्विड के ऊपर, तो उतनी उसकी टेंडेंसी कम हो जाएगी वेपोरेट करने की, तो वेपर्स नहीं बनेंगे, तो उनका प्रेशर कम हो जाएगा। तो इनका इनवर्स रिलेशन है। ठीक है। लिखा है तो आपका वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, अगर आपका हाइपरबैरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो आपका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। ये इनवर्स रिलेशन है इनका। मैडम टाइप 2 नहीं आएगा? टाइप 3 ही आएगा इसका, वो 2 होते हैं। ठीक उसी में आता है ना, गुड पास्चर में। उसमें लीनियर होते हैं, क्वेश्चन में तो आता है, लेकिन इसको कंफर्म कर लेंगे, राटा में नहीं था तो मैंने तो इसको नहीं फिर चेंज किया, ये ना कुछ इसको मैंने देखा दोबारा। पास्चर में होता है, आर यू श्योर? यार नहीं नहीं, इसमें तो लीनियर होते हैं गुड पास्चर में तो। लीनियर होता है। अच्छा, इसको मसला नहीं, अगर आपको लग रहा है ना कंट्रोवर्शियल, तो इसको एमसीक्यू में देख लेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 137 है, इफ देयर इज अ लीक इन द सिस्टम व्हाट ऑर्डर विल क्रिएट लीस्ट हाइपो। इन्होंने ऑर्डर पूछा हुआ है, तो सबसे पहले तो आप लास्ट में रख लो। वो हाइपोक्सिया तो नहीं होता, ठीक है, वो आपकी जो है ना उसमें उसका कोई रोल में, तो उसको आप लास्ट में रख लो, और फिर एयर में 21% ऑक्सीजन होता है, उसके बाद वो आएगा, और जो ज़्यादा हाइपोक्सिया करवाएगा वो ऑक्सीजन होगा। तो उन्होंने पूछा हुआ है कि लीस्ट हाइपोक्सिया ऑर्डर होगा, तो इसमें से जो अच्छा यार इसका नहीं मैंने लिखा हुआ है थोड़ा सा, ये मुझे कुछ खास। अच्छा, इंक्रीज ऑक्सीजन इफ द लीक अफेक्ट्स द सिस्टम दैट डिलीवर्स द मिक्सचर ऑफ गैसेस इंक्रीज द कैन हेल्प, मतलब अगर आपके जो है ऑक्सीजन, तो आप उसको एक तो वो उसको जो है ना ऑक्सीजन देंगे ज़्यादा, ताकि वो जो कंपनसेट कर सके, और दूसरा ये कि FiO2 पैड गैस हेल्प इंश्योर द हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन रीचेज द पेशेंट, और NO2 का तो रोल नहीं होता ऑक्सीजनेशन में, तो वो लास्ट पे होगा। ठीक है, इसका पता नहीं क्या अजीब, आई थिंक एनेस्थीसिया वालों को ये पढ़ाते हैं कोई सिस्टम लीक गैस, तो इसमें जो है ना आपको ऑक्सीजन एयर और फिर N2O का सीक्वेंस। डिफरेंशिएट ऑब्स्ट्रक्टिव, ये आपका वही रेशो पे आप लोग 39 है, रिगार्डिंग रिस्ट्रिक्टिव लंग फिर से मैं 140 है। अच्छा, 140 है, यंग मेल लिविंग इन अ पॉपुलेटेड टाउन, ही डाइड इन एन RT ऑन ऑटोप्सी, द लिम्फ नोड्स ऑफ लंग्स आर फाउंड ब्लैक इन कलर विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, ये ब्लैक भी होता है, ये कोल्ड डस्ट इनहेलेशन से आपका हो रहा है, तो ये एंथ्राकोसिस है। Necrosis is diagnosed microscopically by non-caseating granuloma। अच्छा, जो ग्रेनुलोमा विद एस्ट्रॉयड है ना, ये भी आंसर ठीक है इधर, ठीक है। तो लेकिन जो ये भी आपका लेप्रेसी में भी मिल जाता है, और डिजीज में मतलब कि नॉन स्पेसिफिक है, लेकिन जो नॉन कैजेटिंग है ना वो सिर्फ सार्कोइडोसिस में होता है, जो कैजेटिंग है वो लेप्री और TB दोनों में होता है, और जो सिर्फ नॉन कैजेटिंग सिर्फ सार्कोइडोसिस, तो इसलिए उन्होंने C को प्रेफर किया हुआ है। 140 आफ्टर टेस्ट रिवील डेफिशिएंट प्रोटीन C, हाउ लॉन्ग शी विल नीड एंटीकोगुलेंट, तो इनडेफिनेटली मतलब हमने उसका। अच्छा, इसका प्रोटीन C डेफिशिएंसी, अच्छा प्रोटीन C का फंक्शन पता है किसी को? प्रोटीन C का फंक्शन क्या होता है नॉर्मली? तो जो प्रोटीन का, हाँ जी, यस,
जो आपका फैक्टर 5 होता है ना, ये उसको इनएक्टिवेट करती है, ठीक है। तो आपका जो कोगुलेशन कास्केड में फैक्टर 5 है ना, उसको ये इनएक्टिवेट कर देती है और इस तरह से जो है ना आपकी कोगुलेशन को ये स्टॉप कर देती है। ये आपका एंटी थ्रोम्बोटिक है, ठीक है, और वो जो है वो स्टॉप हो जाती है। मैम इंट्रिंसिक फैक्टर में या एक्सट्रिंसिक में? फैक्टर है ना आपका दोनों में ही आता है ना। नहीं नहीं सॉरी, इंट्रिंसिक पाथवे में या एक्सट्रिंसिक? दोनों पाथवे में बिकॉज 5। मुझे पता है ना, जो थ्रोम्बोफिलिया है, जिस तरह से ये फैक्टर 5 डिफिशिएंसी हो गई, और जो है ना प्रोटीन एस एंड प्रोटीन सी डिफिशिएंसी थ्रोम्बोफिलियाज में आ जाते हैं। यस और जो हीमोफिलिया है, ये जो है ना थ्रोम्बोफिलियाज जो मैंने पढ़ा था एक्सट्रिंसिक पाथवे में मतलब होते हैं, होता है वो इंट्रिंसिक पाथवे में होता है। अच्छा, ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हीमोफीलिया जो वो इंट्रिंसिक में होता है, इसलिए आपका हेपेटाइटिस होता है। लेकिन जो फैक्टर 5 है वो दोनों में होता है। जो इनका कॉमन पाथ में ना वो 10 5 2 और 1, हाँ इन्होंने डॉक्टर मसूमा ने लिखा हुआ है, वो दो होता है, ठीक है। ये मैंने आपको ना वो पिक्चर भी दिखाई थी उसकी, निंजा नर्ड की, वो मैंने उससे ही पढ़ा, ये देखे तो, ठीक है। और 12 11 वाला आपका इंट्रिंसिक है, ठीक है। तो 10 के बाद आ जाता पाथवे। तो इसमें से जो 5 है ना, ये उसको करती है इनेक्ट, नहीं एंटीकोगुलेंट है, ये उसको एक्टिवेट नहीं इनएक्टिवेट नहीं कर पाएगी अगर इसकी डेफिशिएंसी होती जाए। थ्रोम्बोफिलिक जो आपने अभी बताया वो कंडीशन होती है, तो उसके लिए हमें जो है ना उसको एंटी वो देने पड़ती रहेंगी एंटीकोगुलेंट, तो इसका कोई फिक्स टाइम नहीं। अच्छा 143 है, best muscle relaxant to use intubation in a with normal anatomy if succinylcholine is contraindicated। अच्छा एमसीक्यू आता है ना, अच्छा ये रैपिड सीक्वेंस पे ही होता है, इमरजेंसीज में दे रहे होते हैं। तो सबसे पहले वो एनेस्थेटिक एजेंट देते हैं और फिर मसल रिलैक्सेंट देते हैं ताकि उसको शॉर्ट एपनिया हो, ठीक है। ईआर में ये दे रहे होते हैं, तो उसके लिए आप करते हो इधर तो इधर अगर सेशन अगर उन्होंने कॉन्ट्राइंडिकेटेड ना कहा था तो आप उसको चूज कर लेते। इसका एमसीक्यू है सेशन अल्कोहलिन के साथ भी, इधर उन्होंने स्पेशली मेंशन किया है कि सेशन अल्कोहलिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड को करो, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 144 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नारकोटिक व्हेन गिवन इन एपिड्यूरल कॉजेज डिलेड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। अच्छा आपको पता है मॉर्फिन एक तो नारकोटिक उन्होंने दिया, दूसरा ये है कि डिलेड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जो करवा रहा होता है, और बाकी जो है ना ये सिंथेटिक मोरफेंटेनिल और मोरफिन सल्फेट ये भी ओपियोइड्स हैं, लेकिन जो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करा होता है ना डिलेड, वो आपको मॉर्फिन होता है। प्रेशर एट विच प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड लिक्विड स्टार्ट वेपराइजिंग, ये वही बॉइलिंग जब आपका जो है लिक्विड इतना बॉयल होती है कि वो फिर आपको पता है वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं। 146 है मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ गिविंग सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड इन डायबिटिक इज वर्सनिंग ग्लिसेमिक कंट्रोल। ये जो स्टेरॉइड्स ले रहे हो शुगर के पेशेंट जो स्टेरॉइड लेते हैं तो उनकी शुगर जो है पुअर कंट्रोल होता है, और जब प्रेगनेंसी में शुगर होती है उसमें भी आप अगर डेक्सा देना पड़ जाए तो उसकी भी आपको डोज डिवाइड करनी पड़ती है क्योंकि ग्लाइसेमिक कंट्रोल को वर्सन करता है। 147 है साल्बुटामोल एक्ट ऑन बीटा 2, हमने देखा था। और लेमिनर फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ रेडियस। अच्छा ये आपका एक और, ये आपका पॉइजेलोस ला या पॉइजल्स ला है, पता नहीं। तो इसमें यही होता है द फ्लो रेट इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर डिफरेंस पाइप एंड फोर्थ पावर। तो ये जो रेडियस वाला है फोर्थ पावर वाला, तो ये भी एक लो है पॉइजन। अच्छा 149 है लॉन्गेस्ट एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक जो है आपका बुपिवाकेन होती है। अगर वो लॉन्गेस्ट पूछे और बुपिवाकेन के साथ एड्रेनालिन चूज करें ना लिखा हो तो भी आपने बुपिवाकेन ही चूज करनी है, ठीक है। शॉर्टेस्ट आपकी जो सी वाला दिया हुआ है और लॉन्गेस्ट आपके बुपिवाकेन है। 158 थियोफाइलिन मेटाबॉलिज्म इज डिक्रीज बाय सिमेट्रिन, ये इंटरेक्शंस आपने एक वारफरिन और थियोफिलिन का आई थिंक लिखा हुआ है, और थियोफाइलिन और सिमेट्रिन का जो आपका सिमेट्रिन है वो मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज कर देता है थियोफाइलिन के मेटाबॉलिज्म को। 151 है व्हाट विल हैपन ड्यू टू अपर मोटर में आपके एक्सजेजरेटेड रिफ्लेक्स हो जाते हैं, प्लांटर्स अपवर्ड होते हैं, लेकिन जो है डी इज ग्रेट रिफ्लेक्स जो कि एक्सजेजरेटेड रिफ्लेक्स। 152 है फेलोस्पोरिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है इनहिबिट ट्रांसपेप्टाइड, जो आपकी बीटा लैक्टिन एंटीबायोटिक्स है ना पेनिसिलिन स्पोरिन और कार्बीपेनम इनहिबिट करती हैं आपकी ट्रांसपेप्टिडेज को।
153, a pregnant female came in 5th month of pregnancy with thyrotoxicosis, which drug should be given? 5th month, second trimester, methimazole दे दे, first month है. 154, an alcoholic patient presented with hemorrhage near hair follicle, petechia, bruised skin, and mucosal lesion, which are poorly healing with decreased collagen. Collagen is laid down by fibroblast. अच्छा, ये आपका फाइब्रोब्लास्ट जो है ना, ये इसका एमसीक्यू ये भी आता है कि फाइब्रोब्लास्ट सिक्रीट क्या कर रहा होता है, तो वो आपका आता है अमोर्फस ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है, और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी जो अमोर्फस ग्राउंड सब्सटेंस भी बना रहा होता है, और ये आपका जो है कोलेजन ले डाउन करता है, इसलिए जो आपके टिश्यू की इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है, सारा कुछ फाइब्रोब्लास्ट कर रहा है, ठीक है, तो आपने ये चूज कर लेना है. हाउ रिलायबल इज स्टैट्स कैन बी डिफाइंड. रिलायबिलिटी रिलायबल तभी होता है आपका रिजल्ट अगर आप वो सेम बार बार एक्सपेरिमेंट रिपीट करने से आपका सेम रिजल्ट आ रहा है तो वो रिलायबल है, ठीक है. और इसका एक ये सेम रिजल्ट आ रहा है तो क्या ज़्यादा होगी, तो उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी. पेशेंट एबीजीज रिवील पीएच 7.54, या कल्कुलोसिस है. पीसीओ बाइकार्ब इज इंक्रीज्ड, तो ये आपका अल्कलोसिस है, तो बाइकार्ब इंक्रीज मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है. अब एक तो इसमें मेटाबॉलिक अल्कलोसिस और ऑप्शन दिया भी नहीं हुआ, और दूसरा ये है कि आपकी पीएच बहुत ज़्यादा है अभी तक, 7 नियर नॉर्मल के तो बिल्कुल भी करीब करीब नहीं है, तो ये आपका अनकम्पनसेटेड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है. 157 इंजेक्शन पेनिसिलिन गिवन टू चाइल्ड, शी सफर्ड फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी प्लस हाइपोटेंशन. ये पेनिसिलिन का आपको एनाफिलैक्टिक रिएक्शन होता है, उसके आप आईएम एड्रेनलिन देते हैं. यही एमसीक्यू आता है, लेकिन इधर एड्रेनलिन नहीं दिया, एपिनेफ्रिन दिया हुआ है, सेम ही बात है, तो इधर आपने एपिनेफ्रिन देना उसका एज ट्रीटमेंट पेनिसिलिन के बाद. ट्रू अबाउट एगोनिस्ट जो है, दे हैव अफिनिटी एंड इंट्रिंसिक एक्टिविटी. जो आप एगोनिस्ट देते हो वो आप उसका काम बढ़ाने के लिए करने के लिए देते हो. जैसे भी हमने पढ़ा था एडीएच एनालॉग, एडीएच का काम करेगा वो, उसके अगेंस्ट नहीं करेगा, तो अफिनिटी इंक्रीज होगी उसकी रिसेप्टर्स जो होते हैं एडीएच के, तो जो आपका एन एगोनिस्ट हम देंगे उसकी रिसेप्टर्स के लिए बाइंडिंग जो है अफिनिटी वो ज़्यादा कर बाइंड करने के बाद जो उनको एक्ट करेगा, ये दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं एगोनिस्ट की. 159 है फ्लूइड कमिंग फ्रॉम पीसीटी टू लूप ऑफ हेनले हैज व्हिच ऑफ द फीवर मोर यूरिया देन प्लाज्मा. अच्छा, आपका जो है ना पीसीटी पे तो इक्वल ही वाटर और जो फ्लूइड और जो स्ल्यूट्स है ना वो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेलन डिसेंडिंग. अच्छा, उस पे सिर्फ जो है ना वाटर आपका अब्जॉर्ब हो रहा होता है, तो उसमें आपका यूरिया कंसनट्रेटेड ज़्यादा होता है, तो उसको फिर उसकी कंसनट्रेशन जो है ना वो प्लाज्मा से ज़्यादा होती है आपके लूप ऑफ हेडले पे. दूसरा यूरिया बॉडी होती है वो मज़ीद जो है आई थिंक वो ये ना बार बार रीअब्जॉर्ब इसकी, तो इसकी वजह पे सिर्फ वाटर अब्जॉर्ब होता है, तो इसकी कंसनट्रेशन लोगों फैलने में प्लाज्मा से ज़्यादा होती है. और उसके बाद आपको पता है कि असेंडिंग में सिर्फ सल्यूट्स जो है वो रीअब्जॉर्ब हो रहे होते हैं, तो उसकी ऑस्मोलैरिटी तो फिर लेकिन के वो होता जो है उसकी कंसंट्रेशन प्लाज्मा से ज़्यादा होती है. 160 है नेगेटिव चार्ज ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये वही उसका इधर लाइन भी दिया हुआ है प्रोडक्ट लाइक डी को चूज करोगे ओवर बी. रीजन इंजेक्शन आपको पता है 4 क्वार्टर तो बिल्कुल सुपीरियर लेटर इंजेक्शन देते हैं स्टैटिक नर्व को सेव करने के लिए. 162 है फीमेल हैविंग ट्रेमर्स इंक्रीज वेट लॉस, इन्वेस्टिगेशन विल शो ये आपकी हाइपरथायरॉयडिज्म की वो दी हुई है सिम्टम्स, तो आपका T3 T4 ज़्यादा होगा, TSH डिक्रीज होगा. A middle aged woman presented in OPD with complaint of pain in epigastric region, posterior thoracic wall and right shoulder after fatty meal. ये आपका फैटी मील के बाद होता है, एसिड ने वहाँ से प्रोड्यूस होना था आपका कोलेसिस्टाइटिस ऑप्शन वो आंसर. A female gave birth to baby, to the birth she developed severe hemorrhage for which transfused with blood. After few minutes she developed signs of symptoms of transfusion reaction. अब ये ब्लड और उसको हाइपर सेंसिटिविटी होती है. 165 है द मसल इन्वॉल्व इन अनलॉकिंग ऑफ नी जॉइंट. आपको पता है इतने बड़े बड़े मसल्स जो हैं वो आपके लॉक
अच्छा, तो आगे जो है सबसे फर्स्ट एनेस्थीसिया के एमसीक्यू इवेंचुअली अफेक्ट यूजेस विद बर्निस और नीचे वाला भी उसी से रिलेटेड इन्वेंटरी apparatus when two venturi surfaces are together substance sticking to side this is called quanta लिख लेते हैं। अच्छा, ऊपर वाले कहाँ से बर्नौलीज वाले लोगों ने आई थिंक केमिस्ट्री में ही पाया, तो उसको आप पिंच कर देते हो, उसका आप जो है ना क्या कहते हैं, थोड़ा कम कर देते हो, उसका जगह कम कर देते हैं, तो उसकी जो है ना वेलोसिटी तेज हो जाती है, तो वो मतलब प्रेशर कम हो गया उसका और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई है। तो वो जो करेगा अपनी वेलोसिटी पे देगा, और जो है ना स्लो फ्लूइड मूव कर रहे होते हैं थ्रू पाइप या जैसे भी, तो वो प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट कर रहे होते हैं, इसी तरह से जैसे आपकी ब्लड वेजल्स यही हो रहा होता है। अच्छा, टू मच केमिस्ट्री। अच्छा, बर्नौलीज fluid dynamics increase in speed of a fluid occurs simultaneously with a decrease in pressure uh, or in fluid पता नहीं आगे मैंने क्या लिखा है, फ्लूइड पोटेंशियल एनर्जी। एक पिक्चर हमेशा आ रही होती है, जैसे ही आप जो है थोड़ा सा नैरो करते हो आप वो जो नॉर्मली, तो उसका वाटर की वेलोसिटी उतनी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। ठीक है, तो ये बर्नौलीज प्रिंसिपल है, बस यही है। और नीचे वाला कौन इफेक्ट ये होता है कि द टेंडेंसी ऑफ ये लिखा हुआ है स्टिकिंग टू साइड, तो उसकी साइड पे जो है ना कन्वेक्स सरफेस पे वो कब तक जो है वो स्टिक कर सकती हैं, तो ये आपका होता है कॉर्नलास इफेक्ट। ठीक है, ये एनेस्थीसिया वालों को पढ़ाया जाता है उनकी स्पेशल बुक में, एनेस्थीसिया वाला मुझे बताते। आप लोग सो गए, पेपर खत्म हो गया है। शायद कोई एनेस्थीसिया वाला है ही नहीं डॉक्टर आलिया।